क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? हमें गुलाम मुर्तज़ा टेक्निकल यूट्यूब चैनल के साथ आज तारीख है 6 मई 2020। आज हम अपनी सियासी टिप्स की दूसरी वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं। इसको सुनिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए, ठीक है? ये जो मुल्क होता है ये एक फैमिली की मानद होता है। इसकी 4 स्टेट हों, 20 स्टेट हों, 100 स्टेट हों, जितनी भी हों, वो एक फैमिली की मानद होता है। उसका एक सरबराह होता है जो उस मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करता है। यानी एक सदर होता है और एक वज़ीर आज़म होता है। कई मुल्कों में सदारती निज़ाम है, कई मुल्कों में शहनशाही निज़ाम है और कई मुल्कों में जमहूरियत है। नाम नहाद जमहूरियत नहीं, सही मानों में जमहूरियत है। हमारे मुल्क में जो है नाम नहाद जमहूरियत है, ठीक है? तो जब भी कोई आफत आती है, जैसे हमारे मुल्क में कोरोना है, तो जो सरबराह होता है फैमिली का या मुल्क का, वो सबको बुलाता है। वो सब के मशवरे से मुल्क को चलाता है और जो उनकी आमदनी होती है वो एक ही हाथ में जाती है और बाद में वो ज़रूरत के मुताबिक हर फैमिली के हर मेंबर को देता है ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हों। सेम मुल्क में भी ऐसे ही होता है। सदर होता है या वज़ीर आज़म होता है, वो भी हर अपने हिस्से की, हर स्टेट की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनको तकसीम करता है। शर्त इतना होती है कि जो फैमिली होती है ना, फैमिली में कुछ बच्चे माँ बाप को ज़्यादा प्यारे होते हैं और कुछ बच्चे माँ बाप को इतना प्यारे नहीं होते हैं। वो उनके करतूत होते हैं, उनके चलन होते हैं। जिन माँ बाप को तो सब बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन उनके चलन और उनके करतूतों की वजह से माँ बाप का दिल जो है ना भर जाता है, यानी खट्टा हो जाता है। तो जो प्यारे बच्चे होते हैं माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, माँ बाप की खुशामद करते हैं, माँ बाप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और बाद औक़ात ये होता है कि उनको प्यार प्यार में कुछ हिस्सा ज़्यादा भी मिल जाता है। हमारे पाकिस्तान में चूँकि फैमिली कल्चर है, अभी मैं इस पर थोड़ी आपको टिप्स दूंगा कि हमारे देहातों में भी फैमिली कल्चर होता है। शहरों में तो बहुत कम हो गया है, सब अलग-अलग हो जाते हैं, लेकिन देहातों में अब भी मौजूद है। वडेरा होता है, दादा होता है या बाप होता है। एक फैमिली की स्टोरी मैं आपको बयान करता हूँ। हमारे दादाजी थे तो उनके 5 बेटे थे, बहुत मेहरबान, बहुत सुलझे हुए, ज़हीन दिमाग के मालिक, बहुत फराग दिली उनके दिल में थी। हमने बचपन में देखा था उनको। तो हमारी दादी बहुत रोबदार खातून, यानी एक घरेलू खातून लेकिन बहुत रोबदार खातून, और इंतज़ाम में वो किसी चीज़ का सानी नहीं रखती थी। घरेलू इंतज़ाम में बेहतरीन। होता ये था कि जो आमदनी होती थी, 5 बेटे थे उसके, फिर 5 बहुएँ थीं, कुछ अपनी फैमिली की थीं, कुछ बाहर से आई थीं। तो वो जो कमाई होती थी, जो आमदनी होती थी, सब बाप के हाथ में रखते थे और बाप ने हमारी दादी के हाथ में रख देना, यानी दादा साहब ने दादी के हाथ में रख देना। दादी ने जनाब उनकी ख़ास अलमारी होती थी या जिसे हम बैंक कह लें, वो ख़ास होता था, वहाँ रख देती थी और तरतीब के हिसाब से वो ख़र्चा करती थी, न कमी न ज़्यादती। जिसको जो चीज़ ज़रूरत होती थी वो देती थी। और शाम को एक टीवी चैनल होता था हमारे यहाँ, यानी दादाजी बैठ जाते थे या दादी जी बैठ जाती थी, हम सारे पोते पोतियाँ एक साथ इकट्ठे हो जाते थे और उनसे कहानियाँ सुनते थे, बातें सुनते थे। वो भी अपनी कहानियाँ सुनाते थे गुजरे हुए ज़माने की। और किसी को फ़ीस चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो दादी से मांगते थे और दादी सबकी ज़रूरत पूरी करती थी ज़रूरत के मुताबिक। आखिर बिगाड़ जो है औलाद में भी पैदा हो जाता है। ख़ास तौर पर जो बाहर की बहुएँ होती हैं वो बिगाड़ पैदा कर देती हैं।
सास बहू की कहानी तो सुनते होंगे आप, इंडिया के ड्रामे भी बहुत देखे होंगे सास बहू पर। पाकिस्तान में भी सास बहू के बहुत चक्कर चलते हैं। खैर, झगड़े वगड़े होते रहते हैं। तो अब हमारे जो चाचा थे उनके बच्चे हो गए। हम 17-18 कज़न हैं फैमिली में, तो हम इकट्ठे खेलते थे। हमारे दरमियान कोई फ़र्क नहीं था। कभी लड़ बैठते, कभी खेल बैठते, कभी एक दूसरे के साथ खाते, कभी एक दूसरे से दूर हो जाते। तो इसी तरह ईद हो, बारात हो, खुशी हो, खूब खुशी मनाते थे। लेकिन ऊपर की सतह पर जो है, यानी हुक्मरानी सतह पर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती थी। वो गड़बड़ क्या होती थी? अब जो औरतें होती हैं, फ़लाने को ऐसा कपड़ा दिया, फ़लाने को ऐसा कपड़ा दिया, फ़लाने को ज़्यादा पैसा दिया, फ़लाने को ऐसे, यानी हमारे चाचाओं को भरती रहती थी, उनके कान भरती रहती थी और उनमें बागीपन पैदा करती रहती थी। और वो बागीपन हो जाता है, असर हो जाता है कभी कभी। अब वो दादी साहबों से बात नहीं करती थी, और ना बेटे ना उनकी बहू, वो जाके अपने बाप को शिकायत करते थे। बाप मेहरबान थे, वो उनको तसल्लियाँ वसलियाँ दे के बिठा देते थे। ऐसे थोड़ी बहुत चलते 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 अभी उन्होंने कहा, जी हमारी औलाद जवान होने वाली है, हमारी औलाद बहुत ज़्यादा हो गई है, हम अब एक साथ नहीं कर सकते। फैमिली का जो कल्चर है बहुत प्यारा होता है। सब खाना बनाते थे और हमारी दादी के आगे रखते थे। सब बहुएं हेल्प करती थी, कोई खाना बना, रोटी बना रही है, कोई सालन बना रही है, कोई लकड़ियाँ लगा रही है, कोई रोटियों को कल्टी बल्टी कर रही है, सब लोग एक साथ। और हम बच्चे, हम इंतज़ार में होते थे कब खाना बनता है। वो दादी साहब आगे रख देती थी, हम चारों तरफ तो घेर लेते थे अपनी दादी को। घेरने के बाद खाना लेते थे और साइड में बैठकर इकट्ठे खाते थे। कज़न, हमारी कज़नें भी हुआ करती थी, लड़कियां भी हुआ करती थी, लड़के सब एक साथ बैठकर खाते थे। ठीक है। तो हमारे गांव में, देहातों में जो खाने का टाइम होता है, ये नहीं होता लंच ब्रेक है जी, ब्रेकफास्ट है, डिनर है ना, ऐसा बात कोई नहीं होती है। सुबह का नाश्ते को हम निरान कहते हैं। क्या कहते हैं? निरान। सुबह की निरान हो गई। ठीक है। उसमें क्या होता था, नॉर्मली ये होता था कि रात की जो बची हुई रोटी होती थी उस पर दादी माँ मक्खन लगा के देती थी, हैं, ताज़ा मक्खन लगा के देती थी, और हम लोग लस्सी के साथ या दूध के साथ खाते थे। चाय कभी कभी बना लेते थे, उसके साथ भी खा लेते थे, बहुत मज़ा आता था। फिर दोपहर को हम लोग जब स्कूल से वापस आते थे तो फिर हमें ताज़ा फ्रेश रोटी मिलती थी, साथ थोड़ा सालन मिलता था। और एक और बात, जब असर का टाइम होता था ना, उसको हम लोग निरान बोलते हैं। जैसे हम यहाँ जो यूएई है या फॉरेन कंट्री में थोड़ा बहुत नाश्ता, यानी टी टाइम, सेकंड टी टाइम होता है 4 बजे 4:30 बजे, हमारे यहाँ भी ऐसे होता था, लेकिन उसको हम निरान बोलते थे। तो वो रोटी जो बची पड़ी होती थी वो आ जाती थी, फिर हम थोड़ा क्या करते थे, मिर्चें ले ली, धनिया ले लिया, पुदीना ले लिया, चटनी बना ली, चटनी बना के उसमें लस्सी डाली, और उससे जो खाते थे बहुत मज़ा आता था। सारे कदम इकट्ठे बैठ कर खाते थे, और वो मोहब्बत और प्यार का ज़माना था। फिर ऊपर की सतह पर, ये नीचे की सतह पर कोई लड़ाई नहीं थी, ऊपर की सतह की बात, ऊपर की सतह पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई, गिबतें शुरू हो गई, गीले शिकवे शुरू हो गए। तो फिर 18वीं तरमीम अपनाई गई, भाई हमें अलग अलग करो, हम एक साथ नहीं रह सकते, हमारी औलादें बड़ी हो रही हैं, लिहाजा अब 4 दीवारियाँ देते हैं हम लोग, और ठीक है जी। हमने कहा ठीक है जी, हम जो है आपकी बात मानते हैं, इस तरह करो कुछ महीने के लिए, आप लोग खाना अलग अलग बनाओ, बाकी आमदनी एक को होगी, आमदनी यानी एक ही हाथ में आएगी। अब खाना अलग बन रहा है, किसी की सब्ज़ी कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, तो उसमें मज़े हमारे होते थे। हमारे क्या मज़े होते थे, कभी हम उस चाचा के घर चले गए, खा ली, कभी उस चाचा के घर चले गए, खा ली, कभी उधर चले गए, खा ली, कभी दादी के यहाँ बैठ के खा ली, ज़्यादातर हम दादी के यहाँ खाते। फिर क्या हुआ कि उन्होंने देखा यहाँ भी मज़ा नहीं है, क्योंकि भूखे को हवस ज़्यादा होती है, वो भाई अच्छा खा रहा है, वो भाई बुरा खा रहा है। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी भाई बात ये है कि इस पे भी हमारा गुजारा नहीं होता,
अब दादा साहब की जो ज़मीनें हैं वो बांटी जाएँ और अपनी ज़रूरत के मुताबिक दादा साहब ज़मीनें रखें, बाकी हमें बांट दें। हमारी दादी ने कहा ठीक है भाई, हम ज़्यादा बात नहीं सुनते, ठीक है, हम कुछ ज़मीनें आपको दे देते हैं, बाकी ज़्यादा अपने पास रखते हैं। और ज़्यादा दादा साहब दादी ने रख ली, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें सबको दे दी। अब जो मेहनती थे वो तो मेहनत करते थे, वो तो आगे निकल गए। जो निखट्टू थे, निखट्टू भी होते हैं ना, मुश्तरका फैमिली पता नहीं चलता कौन निखट्टू है कौन जो है काम करने वाला है। जो निखट्टू होते हैं सुस्त काहल, किसी की फसल होनी किसी की ना होनी, अब किसी के पास खाद के पैसे हैं किसी के पास नहीं है, फिर वो बाप के पास जाते हैं, खाद के पैसे दो, हम फसल पर दे देंगे, वो कभी ना देते। वो मेहरबान है, बाप है ना मेहरबान है, उसने दे देना, वो हो जाना, वो भी हड़प कर जाना अपने याशियों में, शॉपिंग में, ये वो सब। फिर क्या हुआ कि अब चोरियां शुरू हो गई। चोरियां कैसे शुरू हो गई? दादी ने कोई चीज़ रखनी, किसी बहू ने जाना उठा लेना, फिर दादा ने कुछ रखनी, किसी बेटे ने जाना देखना और उठा लेना। इसी दौरान दादा का इंतकाल हो गया, दादा फौत हो गया। यानी एक मेहरबान जो छत थी पूरी फैमिली के ऊपर, वो मुड़ गई। अब दादी अम्मा ने कहा मैं अकेली औरत हूँ, मैं क्या करूँगी, ठीक है, मेरी ज़मीन आप ठेके पर ले लो, मुझे ठेका दे दिया। ठीक है, जो चलाक बेटे थे, मेहनती बेटे थे, उन्होंने कहा ठीक है जी हमें दे दो। जो निकट्टू थे उनसे तो पहली ज़मीन नहीं काश्त हो रही थी, वो दूसरी क्या लेते, अच्छा वो दादी को देते। दादी जो संभाल के रखती हैं, पैसे भी दूसरी चीज़ें भी, यानी गंदम है, चावल है, सरसों है, जिस बहू को ज़रूरत पड़ती वो उसको देती, जिस बेटे को ज़रूरत पड़ती वो उसको देती। अब हमारी दादी वफात पा गई। अभी देखिए, अभी सीन देखने वाला है, दादा भी चले गए, दादी भी चली गई। अब हम बड़े हो गए थे, तकरीबन हमारी उम्र 15-16 साल की हो गई थी। जब दादी अम्मा को हम दफनाने के लिए गए, घर में मातम हो रहा है, लेकिन हमारी चचियाँ और हमारे दादाजी की बहुएं, उन्होंने हल्ला बोल दिया दादी जी के घर पे, भाई सामान यहाँ रखा है बहुत, यानी लालच जिसे हम कहते हैं, सामान यहाँ बहुत रखा हुआ है, चलो इसकी बंदर बाट हम पहले कर लेते हैं। यानी मर्दों के आने से पहले किसी ने बक्स उठाया, किसी ने चरपाई उठाई, किसी ने देगची उठाई, किसी ने कुछ उठाया, सब उठा के अपने घर ले गए। हम लोग जनाजा पढ़ के आए तो दादी का घर खाली, बहरान, हत्ता के चरपाई तक भी नहीं है, कोई बैठने की जगह भी नहीं है, सफ़ा बिल्कुल। तो इस तरह हमारे घर का जो है फैमिली कल्चर तबाह हो गया। फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, फिर चार दीवारियाँ आ गई बीच में, और फिर हमारे दादा की, हमारे चाचाओं की उम्रें पूरी हो गई, वो भी आस्ता आस्ता अपने आखिरी सफ़र की तरफ रवाना हो गए। फिर हम आ गए, हमारी जनरेशन आ गई। आज हम उसी वक्त को देखते हैं, सोचते हैं, रोते हैं दिल में, क्या ज़माना था। हम कज़न, बहन भाई एक साथ बैठ के खाते थे, एक साथ बैठ के पीते थे, इकट्ठे हम लोग खेलते थे। हमें याद है वो वक्त, रात के 10 बजे जब दादी अम्मा हमारी दूध ले आया करती थी बना के, हैं, एक एक गिलास सबको देती। आज कोई हमें ना तो दूध देने वाला है, ना हमें पूछने वाला है बेटा आपने कोई खाना खाया कि नहीं। लालच, हवस ने हमारे ख़ानदान को तबाह कर दिया। और यहाँ तक कि आज कई हमारे कज़न ऐसे हैं 10-10, 12-12 साल हो गए, हम उनसे मिले ही नहीं हैं, हम उनसे मिले ही नहीं हैं, हमारी मुलाकातें ही नहीं होती हैं उनसे। घरों में नफ़रतें बढ़ गई हैं। ये असर है 18वीं तरमीम का, जिसका रोला आजकल हमारे मुल्क में भी हो रहा है। सेम वही कहानी, वही स्टोरी चल रही है। वफाक अलहदा चीख रहा है, सूबे अलहदा चीख रहे हैं। तो
मेरे भाई हमारा जो एशिया का फैमिली कल्चर है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लेकिन हमारा माइंड जो है वो जिद्दत को पसंद करता है, हवस को पसंद करता है, लालच को पसंद करता है। छोड़िए तमाम चीज़ें, सब चीज़ें हम यहीं छोड़ जाएंगे। मुल्क को एक बनाइए, मुल्क को एक सफ़े पर लाइए, ताकि दुनिया में पता चले पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, मुत्तहद है, कोई किसी के ख़िलाफ़ कर रहा है, कोई किसी के ख़िलाफ़ कर रहा है। अच्छा, अभी 18वीं तरमीम का रोला चल रहा है, उससे पहले एक साहब का टेलीफोन का जिक्र हो रहा था। एक साहब को लंदन से फ़ोन किया गया, 2 आदमियों ने फ़ोन किया, साहब उधर से भागे भागे आए, मेरे लिए वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली पड़ी है, मैं जाके बैठ जाऊंगा। माशाल्लाह हमारे मीडिया ने भी खूब चलाया इस काम को। मीडिया ने खबर दी कि जी वो किसी सहाफ़ी ने फ़ोन किया था। और अकल के अंदर सहाफ़ी का क्या इक़्तिदार, अगर 1000 सहाफ़ी इकट्ठा हो जाए क्या हुकूमत को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। हुकूमत को हटाने के लिए 3 डिपार्टमेंट हैं, 3 इदारे हैं, वो हटा सकते हैं हुकूमत को। पहला इदारा है असम्बली, वज़ीर आज़म रिक्वेस्ट भेजेगा सदर को, सदर असम्बली तोड़ेगा, पहला इदारा। यानी पार्लियामेंट, यानी वज़ीर आज़म एक रिक्वेस्ट भेजेगा और वो असम्बली तहलील हो जाएगी, हुकूमत ख़त्म। दूसरा इदारा अदलिया, सुप्रीम कोर्ट। तीसरा इदारा आर्मी, मार्शल लगा दे। कोई साहबी, किसी को ये हिम्मत नहीं है कोई फ़ोन करके बुलाया तुझे वज़ीर आज़म बनाओ। जिन्होंने इनको लंदन भेजा था उन्होंने फ़ोन किया, आओ हम कोई रफड़ा कर डालते हैं, आपके लिए कुछ करते हैं। ये अरबों डॉलर की गेम होती है मेरे भाई, बाहर बैठ के अरबों डॉलर के सौदे होते हैं हमारे मुल्क के, और अरबों डॉलर के सौदों पर ये बात हुई है। उन्हीं लोगों ने बुलाया है जिन लोगों ने भेजा था 50 रुपए के स्टाम्प पर, उन चोरों को, उन डाकुओं को, उनको बुलाया, आओ तुम्हारे लिए वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली है। इत्तफाक देखिए, साहब इंग्लैंड से लैंड होते हैं, इधर हुकूमत के ख़िलाफ़ 100 मोटो आर्डर हो जाता है, उधर बाउंड्री पर फायरिंग शुरू हो जाती है, यानी हमारे मशरक़ी बॉर्डर पर फायरिंग शुरू हो जाती है। उधर सुबह बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान में, KPK में दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। क्या ये इत्तफाक है? ये इत्तफाक नहीं है मेरे भाई। 2 इदारे एक प्लेटफार्म पर हैं, एक ही पेज पर हैं, एक इदारा उनसे अलग है, वो आपको मालूम है। हर दिन गवर्नमेंट को एक चार्जशीट भेजता है, आज ये चीज़ नहीं है, आज ये चीज़ नहीं है। दुनिया में कितनी अदालतें हैं, कितने कोर्ट्स हैं, कभी किसी इस मौके पर, कोरोना के ख़ास मौके पर, किसी गवर्नमेंट को किसी अदलिया ने चार्जशीट भेजी है? 100 मोटो लिया है कोरोना पर? नहीं लिया। बल्कि तमाम इदारे गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं। और हमारे यहाँ चार्जशीट पे चार्जशीट, गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे, गवर्नमेंट ने सत्यानाश कर दिया। ये कौन सी ज़ुबान बोली जा रही है? ये अपोजिशन की ज़ुबान बोली जा रही है। अपोजिशन जो अदलिया को इन्फॉर्मेशन दे रही है, अदलिया वही ज़बान बोल रही है। तो ये हमारा मुल्क ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। हमें सोचना चाहिए मुल्क के बारे में, इत्तेहाद के बारे में, दूसरों के इशारों पर नहीं चलना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आप समझिए, पहली साजिश 18वीं तरमीम, दूसरी साजिश कोरोना के मौके पर ये। और मेरा खान, मेरा वज़ीर आज़म बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, फॉरवर्ड पे भी खेलता है, बैक फुट पे भी खेलता है। अब जो गेम है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। ईद के बाद इसका फाइनल है, फाइनल ओवर है, आखिरी ओवर है। आखिरी ओवर में क्या होता है? लास्ट बॉल होती है। आखिरी ओवर में 2 तरह की गेंदें फेंकी जाती हैं,
एक यॉर्क और एक फुल टॉस। जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो उस बॉल का इंतज़ार करता है, या तो छक्का या आउट। वो ईद के बाद जो गेम होने वाली है, सारे शॉट्स जो है हमारे कप्तान ने फॉरवर्ड पे जाकर खेले और ये शॉट बैक फुट पे आकर खेलेगा और इंशाअल्लाह हमारा खान जीतेगा। जीत हमेशा हक की ही होगी। हमारे दोस्त हमें फ़ोन करके पूछते हैं, जो बांग्लादेश के हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ के हैं, वो पूछते हैं यार ये जो आपकी अदालत है वो इंडिया की है? मैंने कहा नहीं भाई, हमारे पाकिस्तान की है, मुसलमान है। कहते हैं वो फिर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ क्यों होती है, जबकि हमारी अदालतें गवर्नमेंट का साथ देती हैं। मैंने कहा भाई ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कंट्री, नॉट टेक इजी। मुत्तहद हो जाइए, पाकिस्तान को एक कीजिए, इंशाअल्लाह कप्तान की सरबराही में हमारा मुल्क बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। अगर आखिरी शॉट पे छक्का लग गया तो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को पसंद कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।